नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। ये आपको प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर मंथ का वीडियो है। अक्टूबर मंथ का ये वीडियो है। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं पीडी से उसको हम बताएंगे। मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं इसमें हाईलाइट करके बहुत इतना 30-35 पेज होता है पीडी, उसमें से आपको 5 पेज में इस पीडी को हम कन्वर्ट कर देंगे। इजीली आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। एग्जाम में आपको अच्छे खासे नंबर भी आ जाएंगे। देखिए, कोई भी पीसीएस एग्जाम होता है उसमें पीडी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, लेकिन इसके साथ साथ एक पूरक मैगजीन भी आपको पढ़ना पड़ेगा जो वार्षिकी आता है। तो सब पीसीएस के लिए सबसे अच्छा वार्षिकी जो हम मानते हैं वो मंथन को मानते हैं। ना ज्यादा डिटेल से दिया रहता है, ना ज्यादा फैक्ट रहता है, समझा के अच्छा लिखा हुआ रहता है। तो अगर आप लोग मंथन पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम लोग डेली टारगेट देते हैं मंथन से और रात को इसे सुनते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। वीडियो अभी मंथन का नहीं बनाएंगे, जब बीपीएससी के लिए स्पेशली आएगा उस समय मंथन का वीडियो बनाएंगे। अतः आप लोग अभी मंथन पढ़िएगा तो बीपीएससी के समय लोड आप लोग को कम पड़ेगा, उस समय रिविजन होगा क्यों। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो में, आप लोग जुड़ जाइए। ठीक, चलिए आगे हम आएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जो घटनाक्रम है आपका, स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति का संदेश। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले अपना संदेश देते हैं, जिसमें कुछ इंपोर्टेंट बात बोलते हैं। जितने भी इंपोर्टेंट बात होगा आपको इसमें हम बता देंगे। ठीक, याद रखिएगा कि लाल किले पर झंडा 15 अगस्त को कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री। और 26 जनवरी को झंडा कौन फहराते हैं? आपको रामनाथ कोविंद, मतलब राष्ट्रपति फहराते हैं। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। तो इस वर्ष जो आजादी का कौन सा वर्षगांठ था? तो 15वां। हाईलाइट पॉइंट जो है उसको याद रखिएगा। आजादी का इस वर्ष कौन सा वर्षगांठ था? तो आपको 75वां। ठीक है, इस 75वें वर्षगांठ का अवसर पर हम लोग अमृत महोत्सव हर साल मना रहे हैं। मतलब इस जो 75वें वर्षगांठ है, इस अवसर पर हम लोग क्या कर रहे हैं? अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ठीक, कब? 2021 से लेकर 22 तक, एक साल के लिए 75वें वर्षगांठ के खुशी में 21 से लेकर 22 तक एक साल चलेगा, जिसमें अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज जो है ये सब इंपोर्टेंट नहीं है आपको इसमें। नेक्स्ट जो न्यूज होगा वो होगा आपको स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन, जिसमें विभिन्न नीतियों का उल्लेख किया गया है। चलिए, लाल किले पर झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री जी हर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले कौन है लाल किले पर? तो जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार और नरेंद्र मोदी 8 बार। इसको रफली याद कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग आते हैं इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या बोले हैं। तो ये जो बात इंपॉर्टेंट बोले हैं उसमें सबसे पहला जो है वो क्या है, आपको अपने इस संबोधन में शुरू में ही 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए सबसे पहले याद रखिएगा कि 14 अगस्त को क्या मनाया जाएगा। तो आपको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष आपको प्रधानमंत्री जी घोषणा की कब? 2021 में 15 अगस्त को। इसके बाद हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। विभाजन के समय होने वाले नुकसान को, होने वाले बंटवारों को, होने वाले हिंसा को याद करके इस दिवस को मनाया जाएगा। इसके बाद आने वाली ऐसे घटना न हो इसका प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, हाँ, इसके साथ सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति शक्ति की निकट भविष्य में शुरुआत करने की घोषणा की गई है। आप देखिए यह योजना है जो आने वाले भविष्य में लॉन्च होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा कब किया? तो कब किया? तो लाल किले से किया 15 अगस्त को। कौन सा योजना है? गति शक्ति। कौन सा योजना? गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। क्या इसमें किया जाएगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया जाएगा आधुनिक रूप से, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि इस योजना में खर्च की जाएगी और लाखों युवाओं को क्या होगा? इससे रोजगार मिलेगा। ठीक, इसके पहले भी अनेकों योजना चल रहे हैं सरकार का, जिसमें स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना में क्या होता है? आपको असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ऋण दिया जाता है, लगभग में 5,000 से 10,000 रुपए। मतलब
पहले 5,000 था, बाद में इसको 10,000 कर दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है आपको जल जीवन मिशन है। तो जल जीवन मिशन जो है इसमें दो है, एक शहरी है एक ग्रामीण है। सबसे पहले जल जीवन ग्रामीण था, उसको लाया गया था 2000 कब 19 में, 5 साल के लिए योजना था। 2024 तक प्रत्येक घर में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन अभी 2021 में जल जीवन मिशन शहरी आया है। कौन सा आया है? तो शहरी। अब यह जो योजना है शहरों तक, प्रत्येक शहर के घर में नल का जल होना चाहिए। कब तक? 2026 तक। तो ग्रामीण जो है वो 24 तक तय करके चल रहा है, और शहरी कब तक चल रहा है? 2026 तक। क्योंकि 2 साल के अंतर में दोनों योजना लॉन्च हुआ है, तो जो पहले आया वो पहले पूरा होगा, बाद में आया वो बाद में पूरा होगा। इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इसमें योजना का चर्चा किया गया है उसमें चर्चा किया गया है कि आरक्षण की नई व्यवस्था। आरक्षण की नई व्यवस्था। अब क्या है आरक्षण की नई व्यवस्था? अभी हाल ही में 127वां संविधान संशोधन अधिनियम, 127वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया गया है? ओबीसी के जो सूची है उसमें परिवर्तन करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। जो आपको कौन सा संशोधन बना है, कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये 105वां संविधान संशोधन है। ये अधिनियम है 127वां अधिनियम, 105वां संविधान संशोधन। देखिए बहुत सारे अधिनियम संशोधन के लिए आते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते हैं, तो जो पास हो गया वो संविधान संशोधन हो गया। तो संविधान संशोधन मूल रूप से कौन हुआ? 105वां, और अधिनियम कौन है? 127वां। याद रखिएगा। किस लिए है? तो ओबीसी के आरक्षण में नाम की सूची में राज्यों को अधिकार देने के लिए यह योजना लाया गया है। नेक्स्ट आते हैं डीप ओशन मिशन। इसके तहत ओशियन के समुद्र के संसाधन को यूज करना है। नेक्स्ट आते हैं वोकल फॉर लोकल योजना। ये आपको निर्यात के बढ़ाने और आपको उत्पादन के बढ़ाने के लिए यह योजना लाया गया है, वोकल फॉर लोकल योजना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट योजना की जो चर्चा की है मोदी जी, उसमें आपको स्वामित्व योजना। यह जो योजना है वो भूमि सुधार से संबंधित योजना है। ठीक, चलिए इस तरह से प्रमुख योजना जो मोदी जी का था उसको हम लोग देख लिए, जो आपको चर्चा किए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको 14 अगस्त को बंटवारा विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये आपको गति शक्ति योजना याद रखिएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लाया गया है। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। 100 करोड़ रुपए की राशि इसके तहत खर्च की जाएगी और युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये पिछले योजना चल रहा है उसका यहाँ पे चर्चा किए हैं मोदी जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादा इस सब में देखा जाए तो दो बात जो बताए वो इंपॉर्टेंट है, रट जाइएगा किसी तरह से। वैसे जितने भी बताए बात सब याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम का पार्ट यहाँ से रहना ही रहना है। चलिए आगे हम आते हैं, आगे हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट बात इन्होंने क्या बोला है? स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत। अब देखिए विक्रांत की चर्चा की है, तो भारत सरकार के द्वारा, मतलब भारत के द्वारा निर्मित प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है। कौन सा? आईएनएस विक्रांत। कौन है? आईएनएस विक्रांत। एक मिनट, आईएनएस विक्रांत। ठीक, याद रखिए प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत, मतलब विमान को ढोने वाला। विमान इस पर उतर से लैंड कर सकता है, उड़ान भर सकता है। अब एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि क्या और भी विमान वाहक पोत है भारत में? तो अभी है आईएनएस विक्रमादित्य। कौन सा? आईएनएस विक्रमादित्य अभी सेवा में है, जिसको हम लोग रूस से खरीदे हैं। ठीक है, रूस से खरीदे हैं, बस इतना याद रखिएगा। इसके विक्रमादित्य के डिटेल में मन चाहिए, 2012 में इसको लाया गया था रूस से भारत में। ठीक, उसके बाद हम आते हैं, एक था अभी हाल ही में रिटायर हुआ है आईएनएस विराट। कौन सा? तो विराट। तो इसको अब क्या किया गया? भारतीय सेना से हटा दिया गया है और इसको डिकम्पोजिशन किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो कहाँ तोड़ा जा रहा है? तो अलोंग नामक जगह पर तोड़ा जाता है। जितने भी विमान होते हैं उसमें से अधिकांश लगभग 95% अलोंग नामक पैलेस पे तोड़ा जाता है, जो कहाँ पे है? अलोंग गुजरात में। तो विमान जो मतलब क्या होता है, जहाज होता है, विमान मतलब जहाज जितने भी होता है, जहाज पानी में चलने वाले, उसको तोड़ने का काम यहीं पे होता है। 95% जहाज यहीं पे तोड़े जाते हैं, बड़े बड़े अलोंग में। तो विराट को भी वहीं पे तोड़ा जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा विराट, विक्रमादित्य और विक्रांत। तो विक्रांत प्रथम विमान वाहक पनडुब्बी है जो स्वदेशी निर्मित है। आईएनएस विक्रमित सेवा में है, अभी कहाँ से आया है? तो रूस से। और विराट अभी हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। इतना बात अब याद रखिएगा, इतना हो गया। नेक्स्ट जो है आपको चर्चा किया गया है यहाँ पे वो योजना, चलिए योजना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए।
यहाँ हो गया, सब बात इनके हम लोग कवर कर लिए मोदी जी के। चलिए आइए, ये सब बात बता दिए हम। यहाँ पे सबसे अधिक बार लाल किले पर झंडा जवाहरलाल नेहरू फहराया है 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार, और आपको नरेंद्र मोदी जी 8 बार। ठीक है, 8 बार। चलिए उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। एक और बात इन्होंने बोला है, वो बोला है कि अब ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए आपको नेशनल हाइड्रोजन मिशन लाया गया है। ये भी बात याद रखिएगा। नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में यूज किया जाएगा इसमें, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोग के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया, अभी चर्चा भी कर लिए हैं पीछे में, अब फिर से एक बार इसको हम चर्चा करते हैं। इसमें क्या बोला गया है? ये जो है योजना, वो क्या है? आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में डालने का अधिकार राज्यों को मिला। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो ये आपको होगा 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, सॉरी, अधिनियम 105 हुआ। अब विधायक कौन हुआ? उस समय थोड़ा सा हम इधर कर दिया, विधायक हुआ 127वां। जब संसद में कोई चीज प्रस्तुत किया जाता है पास करने के लिए, उसको विधेयक बोलेंगे, और जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उस पर हो जाता है तो अधिनियम बोला जाता है। ठीक, तो 127वां आपको विधेयक है, 105वां अधिनियम है। अब देखिए विधेयक क्यों 127वां नंबर में क्यों 105 क्यों? क्योंकि कुछ जो होते हैं संविधान संशोधन विधेयक संसद से अभी पारित नहीं हुए, इसीलिए नंबर में देखा 137वां हुआ। अब पारित होने के बाद अधिनियम कितना बन पाए? 105वां। तो ये बात याद रखिएगा कि आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में डालने का अधिकार अब राज्यों को मिल गया है, राज्यों को अब मिल गया है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम रहा? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम रहा। और विधेयक कौन रहा? विधेयक रहा 127वां। आप लोग एक काम कीजिएगा, 100 से लेके 105 तक जितने भी संविधान संशोधन है उस सबको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 99 से याद कीजिएगा, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमको वीडियो मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा डिटेल होगा। तो आप लोग खुद से इसको देख के नोट भी कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन करेंट के बेस पे ही उसको पूछा जाएगा, हम लोग करेंट ही उसको मान के भी चलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसके पहले देखिए, ऐसा पहले बार नहीं हुआ कि ओबीसी का नाम में परिवर्तन, जो सूची में परिवर्तन था, राज्यों को अधिकार नहीं था, राज्यों को अधिकार था, लेकिन 2018 में छीन लिया गया था। 102वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको छीन लिया गया था, लेकिन फिर से इसको 105वां संविधान संशोधन के द्वारा वापस कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत में जो है आपको भारत में 4 और आंध्र क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल है। भारत में 4 और आंध्र क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब जो रामसर स्थल जो है कितने हो गए? तो अब जो हो गए आपको 46 हो गए। कितने हो गए? 46 हो गए। अब क्या आप लोग हम क्वेश्चन पूछेगा, क्या सर हम 46 स्थलों के नाम याद रखेंगे? याद रखना पड़ेगा। जैसे बाघ अभयारण्य स्थल का नाम याद रखेंगे, अभी 52 है, अभी 52 है ना, 52 कौन बना है? याद होना चाहिए। तो विस्तर अभयारण्य कहाँ पे है? ये राजस्थान में। राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य है, जो अभी हाल ही में बना है चौथा, और भारत का 52वां बाघ अभयारण्य। उसी तरह से इस 46 साइट को याद रखना होगा, स्टेट वाइज याद रखिएगा, याद रख जाएगा। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल से आते हैं, यह होता क्या है भाई, आंध्र भूमि रामसर साइट क्या है, इस सब के बारे में थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए आंध्र भूमि जो होता है ना, नम क्षेत्र होता है। मान लीजिए सूखी भूमि है, यहाँ पे आंध्र भूमि क्षेत्र है, मतलब पानी है, इसके बीच के जो स्थल होगा ना उसी को आंध्र भूमि कहेंगे। जैसे हम लोग यहाँ चेवर होता है, चेवर होता है ना, चेवर आंध्र भूमि आ जाएगा, झील होता है आंध्र भूमि आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही है, समुद्र आंध्र भूमि में नहीं आएगा, बड़ी बड़ी नदियां आंध्र भूमि में नहीं आएगा, कुछ क्षेत्र नदी का होता है उसको घोषित किया जाता है, आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, तटीय जो आंध्र भूमि है ना, उससे अधिक हमारा आंतरिक आंध्र भूमि क्षेत्रफल है। यूपीएससी के क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में पूछा था, तो आंतरिक आंध्र भूमि क्या हो जाएगा? आपको अधिक हो जाएगा तटीय आंध्र भूमि से, ये बात याद रखिएगा। सबसे अधिक आंध्र भूमि जो मतलब पहले से है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो आप लोग पता करके हमको कमेंट में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक आंध्र भूमि प्रदेश वाला राज्य कौन सा है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट हम अब आते हैं यहाँ पे आंध्र भूमि क्या होता है, नम क्षेत्र होता है, नमी वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, अब नमी वाला क्षेत्र होता है, ये बात आप लोग जान गए। चलिए नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल से भरा रहता है, आंध्र भूमि कहलाता है। भारत में 4 और आंध्र भूमि को रामसर सूची में शामिल कर दिया गया है। इसमें गुजरात के 2 आंध्र भूमि कौन कौन, तो थोल झील, थोल झील गुजरात का है, वो आंध्र भूमि में शामिल किया गया है। उसके बाद आपको बाधवाना, बाधवाना ये भी गुजरात का ही, इसको आंध्र भूमि में शामिल किया जाए। हरियाणा के 2 स्थल, ये आपको है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, मस्ट भी है, ये पक्षी अभ्यारण्य भी है, ठीक याद रखिएगा। और आपको भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों को शामिल किया गया आंध्र भूमि क्षेत्र में। इन्हें मिलाकर अब रामसर स्थलों की सूची कितने हो गई, 46 हो गई। ठीक है, अब कुल भारत में इसका क्षेत्रफल जो होगा अब कितना होगा, इतना होगा 10,83,322, ये रफली याद रखिएगा। हरियाणा में किसी आंध्र भूमि क्षेत्र को रामसर सूची में शामिल किया गया पहली बार, 2 स्थलों को, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और आपको कौन सा, सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक, चलिए अब रामसर स्थल में इसको शामिल, आंध्र भूमि को कहाँ शामिल किया गया, तो रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो ये रामसर स्थल क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का आएगा कि रामसर स्थल क्या है। यहाँ पे डिटेल जानना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं। तो रामसर स्थल क्या होता है कि आंध्र भूमि को रामसर स्थल हिस्सा शामिल कहा जाता है। अब राम स्थल सभी आंध्र भूमि कहेंगे तो नहीं, जिसको रामसर स्थल में सूची करेंगे, शामिल करेंगे, उसी को कहेंगे रामसर स्थल। तो ये रामसर स्थल क्या है सर, रामसर जो है स्थल क्या है, देखिए रामसर जो है ईरान का एक शहर है, जो आपको कैस्पियन सागर के तट पे स्थित है। ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत चर्चा में रह रहा है तो क्वेश्चन पूछेगा। तो यहीं पे आपको 2 फरवरी को मीटिंग हुआ। यहीं पे आपको क्या हुआ था, 2 फरवरी 1971 को मीटिंग हुआ। और मीटिंग होके आपको बोला गया कि अब आंध्र भूमि क्षेत्र जितने भी स्थल है उनका संरक्षण किया जाए, जितने भी स्थल है उनको संरक्षण किया जाए। तो उसके बाद से आंध्र भूमि स्थल घोषणा होने लगा और उसको हम लोग रामसर साइट के नाम से जाने लगे। भारत में कितने रामसर साइट है, 46 है। ठीक, अब 2 फरवरी को घोषणा हुआ था, तो 2 फरवरी को आंध्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। ये बात याद रखिए, आंध्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इसको 1971 में तो समझौता हुआ, लेकिन लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया इसको 75 में। कब लागू किया गया, 1975 में। ठीक, और भारत इस पर हस्ताक्षर कब किया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कुछ, 1 फरवरी 1982 में। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपके लिए आएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उड़ीसा के चिल्का झील जो है भारत का पहला रामसर स्थल है, मस्ट पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, विश्व में आज तो 2400 से अधिक रामसर स्थल है, लेकिन भारत में उसमें से कितने हैं, 46 है, जिसकी सूची निम्नलिखित है। आप लोग को याद करना ही करना होगा, ये बात आप लोग याद रखिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इतना बता दिए, सब जितना चीज बताया सब इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अब सबका नाम आप लोग को याद रखना होगा, स्क्रीन पर सामने है, नोट डाउन कर लीजिए, पीडीएफ में भी है, वहां पे हाईलाइट करके याद कर लीजिए, राजवाइज सजा के याद कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे जो आपको एक बार हम पढ़ के रीडिंग मार के बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट कौन है याद रखिएगा। तो अष्टमुडी अभ्यारण्य जो है, अष्टमुडी, वो कहाँ पे है, केरल में। आप लोग एक बार मेरे साथ रीडिंग कर जाइए, अष्टमुडी केरल में है। ठीक है, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है। भीतर कनिका मैग्राउंड कहाँ पे, उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कछुआ की प्रजाति पाई जाती है, कछुआ की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं भोज वेटलैंड, भोज राजा भोज के नाम पर पड़ा है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण स्थल है राम भोज वाला, याद रखिएगा। ठीक, चलिए टोपी पेन का साइज थोड़ा छोटा करने दीजिए। ठीक, अब आता है नेक्स्ट चिल्का झील। तो चिल्का झील उड़ीसा। ठीक, ये कौन है, तो भारत का प्रथम रामसर साइट है, याद रखिएगा। चंद्रताल कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं डिपोर, डिपोर झील जो है अब वो कहाँ पे, असम में। पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड जो है आपको पश्चिम बंगाल में है। हरिके वेटलैंड कहाँ पे है, तो पंजाब में। ठीक है, पोखरे वेटलैंड कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। देखिए हरिके पंजाब, पोखरे कहाँ, जम्मू कश्मीर में। कजली वेटलैंड कहाँ है, तो पंजाब में। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राजस्थान में, तो पता ही है, ये भी वेटलैंड का पार्ट है, याद रखिएगा। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व कहाँ है, पंजाब में। कोलेरू झील कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में।
ठीक, उसके बाद लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। उसके बाद कहाँ है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। नंदुर मध्य महेश्वर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक, नागल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो पंजाब में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। पर्वती आगरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। पॉइंट कैलिमरी वन्यजीव अभयारण्य पक्षी विहार तमिलनाडु में। पोंग बांध झील जो है आपको हिमाचल प्रदेश में, ब्यास नदी। इंपोर्टेंट है, बांध भी है, झील भी है, पूछा जाता है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, ये भी इंपोर्टेंट है। आगे तो रोपड़ जो है आपको पंजाब में है। रुद्र सागर जो है झील त्रिपुरा में है, अधिकांश आप लोग याद ही होगा। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। सांबर झील क्या है? राजस्थान में। ठीक, इन सांबर झील आंतरिक स्थल में देखा जाए सबसे खारा झील है। ठीक है, सबसे खारा झील जो है सांबर है। दूसरे नंबर अब आपको आता है लोकटक, लेकिन अगर लोकटक झील रहता है, नहीं, चिल्का भारत का दूसरा स्तर पर खारा झील में आता है। प्रथम पर कौन आता है? सांबर झील आता है, राजस्थान में। ठीक है, लेकिन अगर लैगून झील, सबसे खारा लैगून झील कौन है? तो वो आपको चिल्का हो जाएगा। लैगून झील क्या होते हैं? तो यहाँ पे ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा रहे, नहीं रफी बता देते हैं। यहाँ पे देखिए एक तट है, मान लीजिए तट है, तट वाला इलाका है। यहाँ पे समुद्र है, काटते 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 समुद्र का पानी अंदर घुस गया और यहाँ से बाद में क्या हुआ? बंद हो गया, तो एक टाइप का झील बन गया। तो इसी को हम लोग लैगून झील कहते हैं। उसी का एग्जाम्पल आपको चिल्का झील है। जितने भी तटीय झील है उसमें से अधिकांश लैगून झील। जैसे आपको लोकतक मणिपुर है वो नहीं है। ठीक है, अष्टमुदी जो झील है केरल में, वो भी आपको लोकतक झील है। इसके अलावा आपको आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील कहाँ पे है आप लोग पता कीजिएगा, थोड़ा सा तमिलनाडु में शायद है। तो ये आपको ये भी लैगून झील है। तो लैगून झील समझेगा। तो सबसे खारा लैगून झील कौन हो जाएगा? तो वो आपको हो जाएगा कौन सा? तो उसका नाम हो जाएगा आपको चिल्का झील। लेकिन सबसे खारा झील कौन है भारत का? तो होगा सांबर झील, जो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं सैंडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। सरसई नरवल झील उत्तर प्रदेश में। सस्तम कोट्टा झील जो है केरल में है। सूरी नंसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तसो मोरेरी झील वो कहाँ पे? लद्दाख में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम आपको ऊपरी गंगा झील, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। पूरा गंगा नहीं, ऊपरी गंगा क्यों? उत्तर प्रदेश में। वेवनाड कोल झील वेटलैंड, ये कहाँ पे? केरल में। बुलर झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। सुंदरबन वेटलैंड कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आसन बैराज उत्तराखंड में। कंवर झील या काबर ताल बिहार के लिए इंपोर्टेंट है। बिहार का प्रथम, ये आपको एकमात्र और बिहार का प्रथम वेटलैंड क्षेत्र है। नेक्स्ट आते हैं लोनार झील, ये आपको महाराष्ट्र में। शमशेरपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। चूर सरोवर उत्तर प्रदेश में। तोसो कर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख में है। थोल झील गुजरात में है। बधवान गुजरात में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय झील हरियाणा। विरवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा। अब देखिए इतना सारा चीज आप लोग याद रखना होगा, याद करिए क्यों, रटिए, इसको रटना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए रेणुका जो झील है ना आपका, सबसे छोटा वेटलैंड क्षेत्र है रेणुका। कौन? तो रेणुका जो है आपको सबसे छोटा वेटलैंड है। ये बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा। रेणुका जो है सबसे छोटा वेटलैंड है। उसका सुंदरबन वेटलैंड जो है सबसे भारत का बड़ा वेटलैंड है। इतना नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे, तो नेक्स्ट जो न्यूज है आपका क्या होगा इसमें, नेक्स्ट क्या है, इधर हो गया। हाँ, 103 राइफल खरीदने के लिए रूस के साथ समझौता। बस यहाँ पे यही याद रखना है कि 103 राइफल कहाँ से खरीदा जा रहा है? रूस से। याद रखिएगा। अमेठी में आपको 203 राइफल निर्माण के लिए, राइफल का नाम है 203 नहीं, राइफल संख्या नहीं है, राइफल का नाम है 203 राइफल निर्माण के लिए रूस के साथ समझौता हुआ था अमेठी में निर्माण के लिए। लेकिन अभी तक इसमें कार्य आरंभ नहीं किया है। तो कार्य आरंभ नहीं किया है, उत्पादन नहीं हुआ है, तब तक हम लोग AK-103 किन ले रहे हैं रूस से। दोनों रूस का ही काम। चलिए AK-103 राइफल कहाँ से खरीदेगा? रूस से। और 203 राइफल, AK-203 राइफल जो अमेठी में निर्माण के लिए समझौता हुआ किस देश के साथ हुआ है? तो रूस के साथ। यहाँ पे ये बात याद रखिए, हो गया। नेक्स्ट आते हैं GSLV F10 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह IOS-03 का प्रक्षेपण विफल। ये प्रक्षेपण विफल हो गया, हाईलाइट हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आई जो है आपको IOS क्या नाम है? 03 किस चीज से प्रक्षेपण किया जा रहा था? तो GSLV F-103। ठीक है, तो ये प्रक्षेपण विफल हो गया। थोड़ा सा हम आते हैं, GSLV का पूर्ण फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है,
पीएसएलवी का क्या नाम फुल फॉर्म होता है? पीएसएलवी का फुल फॉर्म जो होता है आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में मूल अंतर है कि हल्के उपग्रह का प्रक्षेपण करता है और जीएसएलवी भारी उपग्रह का प्रक्षेपण करता है। 2000 टन से अधिक उपग्रह का प्रक्षेपण जब करना होगा तो हमको जीएसएलवी के साथ आना होगा, ठीक है। पीएसएलवी में 2000 टन से कम उपग्रह का प्रक्षेपण किया जा सकता है, हो सकता है 2200-2300 का किया जाता हो, लेकिन एक सीमा बताया है प्लेटफॉर्म में, ठीक। चलिए इतने ही अंतर है, दूसरा कुछ अंतर इसमें है नहीं। तो ये आपको प्रक्षेपण विफल हो गए हैं, आप लोग के लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट जो है यही सब बताए हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात आप लोग के लिए जानने के लिए इस वीडियो में है, क्या है तो यहाँ पे जो आपके लिए बात होगा वो क्या होगा। देखिए जीएसएलवी द्वारा, समझाते हैं, पहले लाइन पढ़ लेते हैं। भू समकालिक हस्तांतरण कक्षा में स्थापित किए जाने के पश्चात उपग्रह को नियंत्रण तरीके से भू स्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी में स्थापित किया जाएगा। देखिए पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है तो आपको ये पृथ्वी है, तो यहाँ से इस कक्षा में जाकर रखा दिया जाएगा, अब बाद में उठा के इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। दो तरीके से परीक्षण होगा। सबसे पहले आपको कहाँ पे डाला जाता है? तो जीटीओ में, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, उसके बाद इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाल दिया जाता है। पहले जीटीओ में, उसके बाद जीएसओ में डाल दिया जाता है, ठीक। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए सबसे पहले भूतुल्यांकी उपग्रह जो होता है, जियो सिंक्रोनस जो उपग्रह होता है, वो लगभग में 36,000 किलोमीटर जो ऊंचाई है वहां पे इसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। और इसका जो परिक्रमण काल होता है पृथ्वी का, एक चक्कर 24 घंटा में लगा लेता है, ठीक है। पृथ्वी की कोई स्थान है उसी के ऊपर ये हमेशा दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी के साथ यह गति कर रहा है, इसीलिए इसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं, ठीक। तब जियो सिंक्रोनस जो जितने भी सैटेलाइट होता है भू स्थैतिक कक्ष भू स्थैतिक जितने भी सैटेलाइट होता है जियो स्टेशनरी, तो वो आपको ऊंचाई कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर होता है, और उसके बाद आपको इसका परिक्रमण का कितना होता है? 24 घंटा होता है। जियो सिंक्रोनस के लिए तो जियो स्टेशनरी के लिए तो बात बराबर है। नेक्स्ट आते हैं, हम आगे चलते हैं। इतना लगता है, आशा है कि आप लोगों को समझ में अच्छा आता होगा, ठीक। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो न्यूज होगा आप लोग के लिए, यहाँ से हो गया, थोड़ा सा और चर्चा में है यहाँ पे, उसको हम बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे जीएसएलवी का अभियान अब तक, तो सबसे पहला जो अभियान था इनका वो कौन था? तो आप लोग को थोड़ा सा याद रखना चाहिए ये बात। तो जीएसएलवी 1D जो था पहला प्रक्षेपण था, कब हुआ था? 2001 में, ठीक है, सफल हो गया। GSAT-1 इससे भेजा गया था, बस इतना याद रखिए। दूसरा कोई इसमें इंपोर्टेंट नहीं है, जो हम आपको बताएं कि इसको जीएसएलवी से भेजा गया था। जीएसएलवी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, पीएसएलवी से इंपोर्टेंट होता है, तो आप लोग को पीएसएलवी का प्रक्षेपण आएगा, अभी 2-3 दिन में आइए जाएगा, उसको हम बता देंगे, ठीक है। चलिए सब डिटेल से वहाँ पे आप लोग को समझाते हैं, पिछले वीडियो में भी समझाएंगे, तो उसको वीडियो लंबा हो जाएगा, सब समझाने नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे न्यूज है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट। फिटनेस, देखिए कोई न्यूज छूटे नहीं, बस हाँ हो गया, कोई नहीं छूटेगा। फिटनेस टेस्ट पर खरे न उतरने वाले फिटनेस टेस्ट पर खरे नहीं उतरने वाले मोटर वाहनों का पंजीकरण निरस्त होगा। अब फिटनेस टेस्ट पर अगर कोई वाहन खड़ा नहीं उतर पा रहा है तो उसका अब क्या किया जाएगा? टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसका वाहन निरस्त किया जाएगा, पंजीकरण क्या किया जाएगा? निरस्त किया जाएगा। अब यह जो फिटनेस टेस्ट पर खरे न उतरने वाले मोटर वाहनों का पंजीकरण निरस्त होगा। नई स्क्रैप नीति की घोषणा है, नई स्क्रैप नीति की घोषणा है। अब देखिए इसमें क्या है आपको बताते हैं कि 15 साल पर, कितने दिन पर? 15 साल पर। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, चलिए शुरू करते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए हाँ क्या है? तो नई स्क्रैप नीति, हमको इसको देखना है, उसके बाद पूरा लाइन समझ में आ जाएगा आप लोग क्या है। तो देखिए जब वाहन आपको 15 साल का हो जाएगा, कौन किस टाइप का वाहन? तो आपको सरकारी या वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष के हो जाएंगे तो उसको इसका फिटनेस टेस्ट किया जाएगा।
कि रोड पर चलने वाला है कि नहीं। ठीक है, जब नहीं चलने होगा तो नहीं चलने वाला होगा तो इसका फिटनेस क्या कर जाएगा, रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, 15 साल के बाद इसका जीवन खत्म हो जाएगा। चलने वाला होगा तो और लाइसेंस दिया जाएगा। और निजी वाहन जो है उसके लिए 20 साल निर्धारित की गई है। ये कौन सा नीति के तहत हुआ है, तो नई स्क्रैप नीति के तहत। ठीक है, इसमें जब स्क्रैप को किया जाएगा, वाहन को जब तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा रोड से, तो उसमें आपको वाहन मालिक को वाहन खरीदने के लिए छूट दिया जाएगा, जिसमें आपको 5% तक छूट ऑटो कंपनी देगी। ठीक, उसके बाद रोड टैक्स में 25% छूट मिलेगा, पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। और आपको और छूट जो होगा रोड टैक्स, जब आप वाणिज्य वाहन खरीदेगा अपने निजी वाहन के लिए, वहां पे आपको 15% मिलेगा। ठीक है, और जब निजी की खरीदिएगा तो वहां पे आपको 25% तक छूट मिलेगा। चलिए इतना बात याद रखिएगा। ये याद रखिएगा, 15 साल 20 साल वाला याद रखिएगा, ये सब झंझट है, ये सब छोड़ सकते हैं, इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक, 15 साल पर कौन किस टाइप का वाहन रिटर्न होगा, तो वाणिज्य के और सरकारी, और 20 साल पर निजी। बस इतना ही याद रखिएगा, ज्यादा जीव का जंजाल हो जाएगा, उतना जरूरत नहीं है आप लोग को। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये हो गया न्यूज आप लोग का, आगे आते हैं। चलिए इस यह जो योजना है उसको आप लोग प्रधानमंत्री जी मोदी जी क्या नाम दिए हैं, तो कबाड़ से कंचन, कबाड़ से कंचन नाम दिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे गुजरात के अलंग का नाम आया है, गुजरात के अलंग जो क्षेत्र है उसका नाम यहाँ पे आया है, शिप रिसाइकलिंग हब है। ठीक है, अब इसको स्क्रैप रिसाइकलिंग हब में भी बदलने की योजना है मोदी जी की। चलिए यहाँ पे प्लास्टिक कचरे के संबंध में अगस्त इतना में नई नीति आई है, उसको दूसरा वो कुछ है, दूसरा न्यूज है। इतना हो गया, ये बात आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोग के लिए, 1 जुलाई 2022 से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। ये डेट आप लोग के लिए टाइमलाइन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 जुलाई 2020 से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और भंडारण और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए प्लास्टिक उत्पाद कौन कौन से इसमें, इसके आयात बिक्री सब पर रोक लगा जाएगा। इस रोक को मतलब कौन जारी किया, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। यह कब से लागू होगा, 1 जुलाई 2022 से लागू। ठीक है, इसमें आपको पॉलीथीन, उसका उस निर्माण प्लेट, कप, गिलास, चाकू, चम्मच, ये सब आ जाएंगे, ये सब इसमें आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, ये सब वही है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट है इसके लिए नया नियम बनाया गया है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियमावली 2021, जो लागू हो जाएंगे आपको कब से, 22 से लागू हो जाएगा। ठीक, देखिए ये हो गया आप लोग को पता, 22 एक कब 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म हो जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है, जिसको एक बार यूज किया जाता है, दोबारा यूज करने लायक ही नहीं रहता है। ठीक है, उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है दोबारा में, एक ही बार यूज करके फेंक देते हैं, उसको सिंगल यूज करते हैं, जिसको दोबारा यूज करते हैं उसको सिंगल यूज नहीं करते। तो नया प्लास्टिक का मोटाई जो है अभी तो 75 माइक्रोन वाले से अधिक माइक्रोन वाले 75 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक बैग इस्तेमाल हो रहा है। 30 सितंबर 2021 से इसको प्रारंभ कर देना है, लेकिन आपको बाद में क्या करना है, आगे चल के 31 दिसंबर 2022 मतलब 2022 से आपको कौन सा यूज होगा, 120 माइक्रोन वाला। यहाँ पे आपको इतना फैक्ट नहीं याद रखना है, बस याद रखिए 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या होगा, 120 माइक्रोन की प्लास्टिक यूज होगा 2022 से, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट ज्यादा फालतू चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देश में बुजुर्गों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के मामले में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, चंडीगढ़ अपनी अपनी श्रेणियों में अग्रणी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट। अब देखिए यह रिपोर्ट कौन जारी किया है, बुजुर्गों के लिए है। रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। यह रिपोर्ट जो है किस आधार पर जारी किया गया है, तो 4 आधार इसके लिए है। कौन कौन है, तो बुजुर्गों के जीवन स्तर के आकलन के लिए विभिन्न मानकों के आधार पर जीवन का गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है। जीवन का गुणवत्ता सूचकांक कौन जारी किया है, तो आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसको बनाया कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस बनाया है। ठीक, दोनों आदमी का नाम याद रखिएगा,
आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुरोध पर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा इसको जारी किया गया है। कौन क्या नाम है इस सूचकांक का? जीवन का गुणोत्तर सूचकांक। जारी कौन क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ता है। चलिए, अध्यक्ष कौन है इसके? ये जानना नहीं है जरूरी आपको। यहाँ पे ये जानना है कि इसके आधार कौन कौन है, किस आधार पर आपको ये बुजुर्गों के जीवन स्तर के सूचकांक जारी किया गया है। जीवन गुणवत्ता सूचकांक कौन, मतलब जीवन का गुणवत्ता सूचकांक किस मानक के आधार पर है? तो ये जो है आपको वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आय सुरक्षा, 4 मानकों पर जारी किया गया है जीवन का गुणवत्ता सूचकांक। जारी कौन किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। किसके अनुरोध पर जारी किया गया? तो आपको आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुरोध पर। बस इतना याद रखिएगा। अब 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है, 50 लाख से कम जनसंख्या वाले स्थान पर कौन है, ये अलग अलग है। ठीक है, तो 50 लाख से अधिक जिस राज्य की जनसंख्या है उसमें सबसे पहला स्थान राजस्थान का है, जिनका जहाँ पे बुजुर्गों की स्थिति ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, तब बिहार। तो बिहार याद रखिएगा, इसमें तीसरे नंबर पर है 50 लाख में। अब 50 लाख से कम आएंगे उसमें हिमाचल प्रदेश आ जाएगा प्रथम पर। आगे सब हमारे राज्य का नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, देख लीजिए। और तो कोई अपने अपने राज्य का अपना देख लीजिए। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है, इसको नहीं जानिए, बस 50 लाख से अधिक वाला याद रखिएगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। 50 लाख से कम तो इसके लिए है आपको हिमाचल कौन है, देखिए तो एक बार हमको भी। हाँ, आपको हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में आपको चंडीगढ़। चलिए, ये हो गया। हाँ, ये हो गया आपका। यहाँ पे आपको हो गया। हाँ, राष्ट्रीय औसत जो सूचकांक में अंक दिए गए हैं उसमें राष्ट्रीय औसत क्या है? 66.97%। इसको याद रखिएगा। चलिए, आगे हम बढ़ेंगे। सभी राज्यों का मोटर वाहन पंजीकरण। हाँ, ये हो गया। हाँ, सभी राज्यों के मोटर वाहन पंजीकरण की एक ही बीएच श्रृंखला का विकल्प होगा। अब अलग अलग बीएच श्रृंखला नहीं होगा, BS6 सभी राज्यों में रहेगा तो रहेगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। बस इतना ही जानना है, उसमें ज्यादा नहीं जानना। टाइम लंबा हो गया, राष्ट्रीय घटनाक्रम ही बहुत ज्यादा डिटेल से था, तो इसको हम लोग देख लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो आएगा, एक और पार्ट इसका आएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं बना पाएंगे आगे। ठीक है, दूसरा वीडियो आएगा इसके बाद में। ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो सेकंड पार्ट आप लोग देखिएगा और शेयर कीजिए। चलिए, ठीक है, ओके, धन्यवाद।